बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ खिजर अहमद उसामा एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। स्टूडेंट, आज के सेशन में हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स के बारे में। इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स एक ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें हम चार्जेस को स्टडी करते हैं व्हेन दे आर इन स्टैटिक कंडीशन, जब वो रेस्ट की हालत में होते हैं। चार्जेस अगर मूव करना शुरू कर दे तो उनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। अगर वही चार्जेस रेस्ट की हालत में हो, स्टैटिक हो, किसी एक जगह पर रुके हो, तो उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट होती हैं। इस चैप्टर के अंदर हम चार्ज को उसकी रेस्ट की हालत में स्टडी करेंगे कि जब चार्ज रेस्ट की हालत में होता है तो वो किस तरह से बिहेव करता है, दूसरे चार्जेस के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है, और उसका फील्ड कैसे बनता है, उसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, और सारे लॉज जो इससे रिलेटेड है वो सारे के सारे इसके अंदर हम पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द स्टडीज ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्जेस विच आर एट रेस्ट आर द स्टैटिक, और इनके दरमियान जो फोर्स होती है उसको हम स्टैटिक फोर्स कहते हैं, और ये चार्ज पार्टिकल्स की इस स्टडी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और उससे रिलेटेड स्टडी को कहते हैं। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि हम चार्जेस को उसकी रेस्ट की हालत में जो स्टडी करें, क्योंकि इसी बेसिक एक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज की वजह से जो बहुत सारी इन्वेंशंस हैं वो वजूद में ही है। अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स की बात करें तो सबसे ज्यादा और सबसे इंपॉर्टेंट जो लॉ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वो है कूलम्स लॉ, जो कि ये हमारे पास साइंटिस्ट थे जिनका नाम है चार्ल्स अगस्टिन डी कूलम। ये एक फ्रेंच फिजिसिस्ट थे। उन्होंने सबसे पहले जो है वो कूलम्स लॉ प्रेजेंट किया था। स्टूडेंट्स, ये जो छोटी छोटी इंफॉर्मेशन होती हैं जैसे साइंटिस्ट के फुल नेम्स, उनकी जो वर्किंग ईयर्स है, उनकी डेट ऑफ बर्थ और उनकी डेट ऑफ डेथ, और उनकी जो फेमस इन्वेंशंस हैं या लॉज हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, और अक्सर जो है वो पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। तो कूलम्स लॉ की बात करें तो कूलम लॉ असल में एक्सप्लेन करता है उस फोर्स के बारे में जो दो स्टैटिक चार्ज एक दूसरे के ऊपर एक्सर्ट करते हैं। अगर एक और दो चार्जेस जो एक दूसरे के करीब पड़े हुए हैं, तो अगर एक चार्ज दूसरे पे फोर्स लगा रहा है तो दूसरा भी पहले चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा, और उस फोर्स को एक्सप्लेन किया था कूलम ने। और इसके लिए उन्होंने जो ऑपरेटर्स यूज किया था उसको ट्रोजन बैलेंस कहते हैं। ट्रोजन बैलेंस वो एक ऑपरेटर्स था जिसके अंदर उन्होंने सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म किए, और एट द रिजल्ट एंड रिजल्ट जो था वो उन्होंने कूलम लॉ की सूरत में दिया। कूलम लॉ क्या कहता है उस फोर्स के बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि दो चार्जेस अगर एक दूसरे के करीब पड़े हुए हैं तो दोनों चार्जेस वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे। अब अभी हम इस बात पे नहीं आ रहे कि वो फोर्स अट्रैक्शन की है या रिपल्शन की है। हम बात करें कि वो कोई भी फोर्स हो, चाहे वो अट्रैक्शन की हो चाहे वो रिपल्शन की हो, तो वो फोर्स किसके इक्वल होगी? द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। तो पहली चीज कि वो जो फोर्स होगी उसकी जो मैग्नीट्यूड होगी वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगी प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द बोथ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, और इनवर्स प्रोपोर्शनल होगी उन दोनों के दरमियान डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के। अब हम दोनों केसेस की बात करते हैं। लेट अस सपोज हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक Q1 है और एक Q2 है, और फर्ज कर ले कि दोनों सेम चार्जेस हैं, प्लस चार्ज है या माइनस चार्ज है। तो अब इसके अंदर अगर सेम चार्जेस हैं तो दोनों के दरमियान जो है वो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी। फोर्स ऑफ रिपल्शन में Q जो है वो फोर्स लगाएगा Q2 पर, दैट इज F21, और इसका जो डायरेक्शन वेक्टर होगा दैट इज R12, और इसी तरह जो Q1 के ऊपर Q2 फोर्स लगाएगा उस फोर्स को हम कहते हैं 1,2, और उसका डायरेक्शन वेक्टर होगा R2। इसी तरह अगर सिमिलर चार्जेस होंगे तो इनके दरमियान अट्रैक्शन की फोर्स होगी, तो Q1 अट्रैक्ट करेगा Q2 को बाय फोर्स ऑफ F21, और Q2 अट्रैक्ट करेगा Q1 को बाय फोर्स ऑफ F12। अगर इसकी मैथमेटिकल फॉर्मेशन देखते हैं, जैसे कि हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि दो चार्जेस हमारे पास है Q1, पहले की जो मैग्नीट्यूड है वो Q1 है, दूसरे की Q2 है, और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो R है। तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग कूलम लॉ क्या कहता है कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ बोथ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्स प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इनके दरमियान डिस्टेंस क्या है? R, तो इसको हम लिखेंगे इनवर्स प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर। इन दोनों जो रिलेशंस है इनको अगर हम कंबाइन करें हमारे पास रिलेशन बन जाता है F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और R स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी साइन को खत्म करें तो हमारे पास फाइनल फॉर्म जो आ जाती है कूलम्स लॉ की, दैट इज F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। यहाँ पर
जो k है ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है और इसकी जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है दो चीजों पर। एक तो उन चार्जेस के दरमियान मीडियम कौन सा है और दूसरा कैलकुलेशन के दौरान आप इनके यूनिट्स कौन से इस्तेमाल कर रहे हैं, चार्ज के यूनिट कौन से इस्तेमाल कर रहे हैं और डिस्टेंस के यूनिट कौन से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इन दोनों के ऊपर जो है वो इसकी फोर्स की वैल्यू जो है वो k की वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है। अब अगर हम इसको यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लिखें, जैसे मैं पहले आपको बता चुका हूं कि F21 is the force that is exerted by charge 2 on charge 1 and R12 is the direction vector. Similarly, F12 is the force exerted by the charge 1 on charge 2 and R21 is the unit vector. तो अब चूंकि हम पहले बात कर चुके हैं कि ये दोनों फोर्सेस जो है वो आपस में इक्वल बट ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि दोनों सेम चार्जेस हैं, दोनों पॉइंट चार्जेस हैं, दोनों की मैग्नीट्यूड है वो ऑलमोस्ट एक जैसी है, तो इनके ऊपर जो फोर्सेस लग रही हैं, जो दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट इक्वल और ऑपोजिट इन डायरेक्शन होगी, विच इंप्लाइज दैट कि ये एक और एप्लीकेशन बन जाती है जो न्यूटन का थर्ड लॉ है कि हर एक्शन का एक रिएक्शन बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो यहां पर ये एक उस लॉ की भी इंप्लीकेशन बन जाती है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं इस कांस्टेंट k के बारे में। ये k कांस्टेंट की वैल्यू भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और इसकी वैल्यू भी चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू द मीडियम कि आप उसके दरमियान मीडियम क्या रखते हैं। जैसे मैंने पीछे हमने डिस्कस किया था कि k की वैल्यू डिपेंड करती है मीडियम के ऊपर। तो नॉर्मली अभी ये जो हमने केस डिस्कस किया Q1 और Q2 का, इनके दरमियान जो मीडियम है वो एयर है, एम्प्टी स्पेस है, एयर है या वैक्यूम है। तो इस हालत में जो k की वैल्यू होती है इन केस ऑफ वैक्यूम दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसको हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ स्पेस या परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, कि दोनों चार्जेस के दरमियान जो मीडियम पाया जा रहा है उसकी परमिटिविटी की वैल्यू पर डिपेंड करता है। और जो वैक्यूम के अंदर इसकी वैल्यू होती है दैट इज 8.85 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये इन द केस ऑफ वैक्यूम है। अगर ये वैल्यू हम इसके अंदर पुट कर दें तो हमारे पास जो k की वैल्यू आ जाती है स्टैंडर्ड वैल्यू दैट इज 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो स्टैंडर्ड वैल्यू k की 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन केस ऑफ एयर और वैक्यूम दैट विल बी यूज्ड एज दिस। तो जब आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तो इन जनरल जब तक आपको बताया ना जाए कि उन दोनों चार्जेस के दरमियान मीडियम क्या है, तब तक आप जो k की वैल्यू है वो ये वाली यूज करेंगे, अनलेस के आपको मीडियम बताया जाए। और हर मीडियम के लिए k की वैल्यू डिफरेंट होगी, क्योंकि हर मीडियम के लिए जो परमिटिविटी होती है इसकी वैल्यू डिफरेंट होगी। तो अगर मीडियम चेंज किया जाता है, कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा जाता है, प्लास्टिक है, ग्लास है, वाटर, कुछ भी रखा जाएगा दो चार्जेस के दरमियान, तो उसके साथ साथ आपको k की वैल्यू फॉर दैट पर्टिकुलर मीडियम जो है वो दी जाएगी। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं मटेरियल मीडिया में जो इसके कूलम्स लॉ उसकी जो सिचुएशन है वो कैसे चेंज होगी। जैसे मैंने भी आपको बताया कि एप्सिलॉन ये जो वैल्यू है पाई के साथ, ये वैल्यू जो है ये डिपेंड करती है कि आपके पास k की वैल्यू क्या होगी, और यही चीज एक्चुअली आपको डिफाइन करती है कि दोनों चार्जेस के दरमियान मीडियम कौन सा है। तो अगर आपके पास ये वैल्यू गिवन हो तो उससे आप ये भी गेस कर सकते हैं कि दोनों चार्जेस के दरमियान मीडियम क्या होगा। अब एक रेशो यहां पर ली जाती है परमिटिविटी ऑफ दैट डाइलेक्ट्रिक मीडियम विद द परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम। इस रेशो को जो हम रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं या इसको डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ER भी कहते हैं। तो जो भी आपका गिवन मीडियम होगा उसकी परमिटिविटी और उसकी रेशो जो है वो वैक्यूम वाली परमिटिविटी के साथ, इसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं, क्योंकि ये रेशो है फॉर द सेम क्वांटिटी। सो इसका जो यूनिट है वो कोई भी नहीं होगा, ये एक यूनिट लेस क्वांटिटी पाई जाती है। यहाँ पर इस टेबल के अंदर देखें, आपके पास जो डिफरेंट मीडियम है उनकी परमिटिविटीज जो है वो दी गई हैं। जैसे वैक्यूम के लिए जैसे मैंने बताया 1 है, एयर के लिए बेंजीन, जर्मेनियम, वाटर, ग्लास, मीका, ये मतलब डिफरेंट मीडियम्स होंगे तो उनकी परमिटिविटी की वैल्यूज जो है वो उसके हिसाब से चेंज होंगी। आगे एक एग्जांपल दी गई है जिसके अंदर सिंपली इसी फॉर्मूला को यूज किया गया। वैल्यूज सारी गिवन है, आपने सिर्फ उसको पुट करना है और उसको मैथमेटिकली सिर्फ कैलकुलेट करना है। जैसे कि गिवन है 3 चार्जेस Q1, Q2, Q3 रिस्पेक्टिवली -5 +10 और -12, ये माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि ये पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है, आर प्लेस्ड इन अ लाइन एज शोन इन द फिगर।
कैलकुलेट द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन चार्जेस Q2। अब Q2 के ऊपर Q1 और Q3 की वजह से जो फोर्स लग रही है वो हम निकालेंगे, क्योंकि Q2 जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, तो Q1 और Q3 दोनों नेगेटिव चार्ज है। तो इसका मतलब ये होगा कि Q2 के ऊपर Q1 और 3 की जो फोर्स लगेगी दैट विल बी अट्रैक्टिव फोर्स। जिस तरह ये आप देख सकते हैं कि Q2 सेंटर में पड़ा हुआ है, तो Q1 और Q3 दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहां पर इनके ऊपर जो है वो अट्रैक्शन की फोर्स होगी। तो सबसे पहले इन चार्जेस को माइक्रो कूलम्स हम कूलम्स में कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6, ये कूलम्स में आ जाएगा, क्योंकि फॉर द कैलकुलेशन हम इसको चार्जेस को कूलम में कन्वर्ट करते हैं। के की वैल्यू गिवन है, क्योंकि यहाँ पे एयर की बात हो रही है, वही हम स्टैंडर्ड वैल्यू लेंगे। उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी हमें गिवन है, R1 to 6 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। 2, 3, 4 सेंटीमीटर है और उसको मीटर्स में कन्वर्ट कर लेंगे, जो कि हमें गिवन है। अब आप देखें चार्जेस गिवन है और उनके दरमियान जो डिस्टेंसेस है वो भी गिवन है। तो बाय कूलम्स लॉ पहले हम इन दोनों के दरमियान जो फोर्स है वो फाइंड आउट करेंगे, Q1 और Q2 और Q3 में। तो उसके लिए हमारे पास पहला चार्ज ये है, दूसरा चार्ज ये है और ये उनके दरमियान डिस्टेंस। इस तरह दूसरा हम अप्लाई करेंगे Q1 और Q2 के ऊपर, और इसका और इसके चार्जेस को लेंगे और उसके दरमियान जो डिस्टेंस है वो ये लेंगे। तो कैलकुलेशन स्टार्ट करते सबसे पहले हम बात करें Q2 और Q1 की। तो फोर्स क्या आ जाएगी, F21 K इज इक्वल टू Q1 Q2 और नीचे R स्क्वायर। सिंपली वैल्यूज पुट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 125 न्यूटन। अगेन फॉर द चार्ज Q2 एंड Q3, अगेन इन वैल्यूज को कूलम्स लॉ के अंदर पुट करेंगे, सिंपल कैलकुलेशन है और हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 675 न्यूटन। अब Q2 और Q3 में जो फोर्स आई है दैट इज 675 न्यूटन, और 1 और 2 में जो फोर्स आई दैट इज 125 न्यूटन। और हमने निकाल ली है कि Q2 के ऊपर नेट फोर्स कितनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे, हमारे पास नेट फोर्स आ जाएगी 550 न्यूटन। तो यू कैन सी कि सिंपली फॉर्मूलाज के अंदर वैल्यूज पुट करके उसको मैथमेटिकली प्लस माइनस या डिवाइड किया गया है। ओके जी, अब हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले जो है वो प्रपोज किया था माइकल फैराडे ने, और उन्होंने 19th सेंचुरी में इस कॉन्सेप्ट को दिया था। उन्होंने कहा था कि हर जो चार्ज होता है उसके एक स्फेरिकल एरिया है जिसके अंदर कोई दूसरा चार्ज जो है वो उसका असर महसूस करता है। यानी कि अगर आप एक कोई चार्ज ले रहे हैं, उसके इर्द गिर्द एक ऐसा इलाका होता है उसके अंदर अगर आप दूसरा चार्ज लेके आए तो ये दूसरा चार्ज इस पहले वाले चार्ज की जो इफेक्ट है उसको महसूस करेगा, उसको हम उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज एनी रीजन अराउंड अ चार्ज इन विच एन इलेक्ट्रिक टेस्ट चार्ज, जो दूसरे चार्ज हम उस फील्ड के अंदर लेके आ रहे हैं उसको टेस्ट चार्ज का नाम देते हैं, वुड एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रिक फोर्स, कि जब उस टेस्ट चार्ज को हम किसी दूसरे चार्ज के फील्ड में लेके आए और वो कोई फोर्स फील करे, उस सारे एरिया को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अब यहाँ पर ये जो टेस्ट चार्ज है इसकी दो खूबियां, एक तो ये कि ये पॉइंट चार्ज होता है। पॉइंट चार्ज का मतलब ये है कि बहुत ही छोटा होता है एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देम, और दूसरी खूबी ये कि इतना छोटा होने की वजह से उसका अपना भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ना, बट वो इतना छोटा है कि उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमारे मेजर चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटरप्ट नहीं करता, उसको अफेक्ट नहीं करता, अगर करता भी तो इतना कम है कि वो निग्लेजिबल है। तो इस तरह के टेस्ट चार्ज को जब आप किसी दूसरे चार्ज के फील्ड में लेके जाएंगे तो वो एक स्ट्रेंथ फील करेगा, एक फोर्स फील करेगा, उस फोर्स को या उस फील्ड को जिसके अंदर फोर्स फील करेगा उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं हमारे पास जो चार्जेस हैं वो हमारे पास मौजूद हैं, फर्ज करें Q2, Q3, Q4 और Q5 है। तो अब यहां पर अगर हम कोई चार्ज Q1 इसके करीब लेके आते हैं तो ये सारे चार्जेस इस चार्ज के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेंगे। जैसे Q2 पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये इसके ऊपर F12 रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करेगा। Q3 नेगेटिव है, Q1 पॉजिटिव है, तो ये F13 अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई करेगा। इस तरह Q4 जो है वो F14 अप्लाई करेगा, Q5 जो है F15 अप्लाई करेगा। तो जितने रीजन के अंदर ये चार्ज इनकी फोर्स महसूस करता रहेगा वो सारी का सारा रीजन इनका इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। अच्छा, अब यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये टेस्ट चार्ज उस फील्ड की डायरेक्शन के बारे में बताएगा। जैसे कि हमने ऊपर देखा है कि अगर वो पॉजिटिव चार्ज है और हम टेस्ट चार्ज भी पॉजिटिव लेके आते हैं तो ऑब्वियसली वो उस चार्ज से दूर मूव करेगा।
ये इसकी जो मूवमेंट है वो उससे अवे होगी। फॉर एग्जांपल फॉर द Q2 ये जो चार्ज है वो उससे दूर मूव करेगा, तो इसका मतलब ये कि Q2 का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन आउटवर्ड है। इसी तरह अगर Q3 की बात हम करें तो Q3 जो इस पर फोर्स कर रहा है उसकी वजह से ये इधर को मूव करेगा, विच मींस के नेगेटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो किस तरफ है, इनवर्ड द चार्ज है। तो यहां से हमें इसके एक्सेलरेशन या इसकी मोशन, टेस्ट चार्ज की मोशन से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन का भी पता चलता है। अच्छा, जब हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, द इंटेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज द फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, कि किसी पॉइंट पर यूनिट चार्ज पर जितनी फोर्स लगेगी उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। मैथमेटिकली लिखें E इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू। एफ इज द फोर्स, जो इलेक्ट्रिक फोर्स जो कि अप्लाई हो रही है टेस्ट चार्ज के ऊपर बाय द चार्ज, एंड क्यू नॉट इज द टेस्ट चार्ज जिसको हम उसके अंदर लेके आए हुए हैं। तो E इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू, और यहां से एफ किसके इक्वल आ जाएगी, क्यू नॉट E के, यानी कि फोर्स किसके इक्वल है, ये मल्टीप्लीकेशन प्रोडक्ट है चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। उसकी स्ट्रेंथ हम कहते हैं कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी एट दैट पॉइंट पर। अच्छा जी, और इसकी ये जो फोर्स है इसको हम कूलम फोर्स से भी निकाल सकते हैं, दैट इज के, और यहाँ पर Q हमारा मेजर चार्ज है, Q नॉट हमारा जो वो टेस्ट चार्ज है, और ओवर आर स्क्वायर। यहाँ पर इसके अंदर आप देख सकते हैं कि अगर हमारा ये टेस्ट चार्ज हो और ये हमारा मेन चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज Q नॉट है, ये हमारा मेन चार्ज Q है, तो यहाँ से हमारे पास कूलम फोर्स क्या कहती है, F इज इक्वल टू K। तो प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ, तो Q नॉट ओवर इनके दरमियान डिस्टेंस फर्ज करें वो R है, तो वो हो जाएगा हमारे पास R स्क्वायर। तो इनके दरमियान जो फोर्स लग रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन है, वो हम इन द फॉर्म ऑफ कूलम फोर्स है वो निकाल सकते हैं। अब इस F की वैल्यू को हम प्लेस करते हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की हमने फोर्स निकाली थी E इज इक्वल टू एफ ओवर क्यू, तो F की जगह पे हम जो है वो प्लेस कर देते हैं जो हमारी वैल्यू थी उसकी कूलम फोर्स की, वो वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास जो रिलेशन आ जाएगा दैट इज के क्यू ओवर आर स्क्वायर आर। ये वो स्ट्रेंथ है फील्ड की, और यहां से हमें ये पता चल रहा है कि ये सिर्फ प्रोपोर्शनल है टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, कि पहली चीज ये किस पर डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज के, और दूसरी जो चीज है वो डिपेंड कर रहा है उसके दरमियान फासले के। तो मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो दो चीजों पर डिपेंड करती है। फर्स्ट वन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, कि चार्ज की मैग्नीट्यूड क्या है, ज्यादा मैग्नीट्यूड होगी तो ऑब्वियसली उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ज्यादा होगा, अगर कम उसकी मैग्नीट्यूड होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कम होगा। सिमिलरली द डिस्टेंस, अगर पॉइंट चार्ज को हम उस चार्ज से ज्यादा फासले पर रखेंगे तो उसकी स्ट्रेंथ कम फील होगी, और हम उसको करीब रखेंगे तो उसकी स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा फील होगी। तो ये मेनली डिपेंड कर रहा है उसकी मैग्नीट्यूड और उसकी स्ट्रेंथ के। आगे एक और एग्जांपल है, इसके अंदर भी सिंपल जो फॉर्मूला और उसकी वैल्यूज जो है वो गिवन है, आप सिंपली इसको प्लेस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, आगे एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो बेसिक चीज है जो हम आगे इस्तेमाल करेंगे बहुत ज्यादा जब भी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करेंगे, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस असल में ये पिक्टोरिकल प्रेजेंटेशन है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन है। जैसे कि हमने पीछे बात की थी कि अगर हम किसी टेस्ट चार्ज को किसी चार्ज के फील्ड में लेके आते हैं तो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द चार्ज वो या तो उससे परे मूव करेगा या उसकी तरफ मूव करेगा। तो वो उसकी मूवमेंट जो हमें ये बताती है कि उस इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई ना कोई डायरेक्शन है, या वो इनवर्ड द चार्ज है या आउटवर्ड द चार्ज है। तो उस डायरेक्शन को हम इन द फॉर्म ऑफ लाइंस, एरोस की मदद से जो जाहिर करते हैं उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं कि हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है तो इसमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आउटवर्ड आ रहा है, और नेगेटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड जो वो इनवर्ड जा रहा है, और यहां से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये अट्रैक्शन की वजह से बेंड होगी। वैसे तो ये स्ट्रेट होनी चाहिए बट इस नेगेटिव चार्ज की वजह से ये बेंड हो गई, और बेंड होने की वजह से ये आपस में इस जगह पर रिप्रेजेंट कर रही है कि अट्रैक्शन की फोर्स है। इस तरह अगर दो सिमिलर चार्जेस लेके आए तो अगेन रिपल्शन की वजह से ये लाइंस जो है वो बेंड हो जाएंगी, जो रिप्रेजेंट कर रही हैं कि ये रिपल्सिव फोर्सेस इस पर अप्लाई हो रही है। तो जो फील्ड की कंडीशन होगी, फील्ड का जो भी बिहेवियर होगा चार्जेस पे जो डिपेंड करता है, वो सारा अगर हम पिक्टोरिकली उसको दिखा सकें तो उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं।
अच्छा जी, इसी तरह एक और केस है यहाँ पर कि अगर हमारे पास दो पैरेलल प्लेट्स हों, इन्फिनिटली लॉन्ग जो वो पैरेलल प्लेट्स हों, चार्ज प्लेट्स हों, एक पे पॉजिटिव चार्ज है और एक पे नेगेटिव चार्ज है, तो आप देखते हैं कि इनके दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है, उसके दरमियान कोई चेंजेस नहीं है। बट एट द एंड आप देख सकते हैं जो आखिरी हिस्से इसके यहां पर जो फील्ड है वो यूनिफॉर्म नहीं है, यहां पर ये थोड़ा सा बल्जिंग हो रहा है, थोड़ा सा उसके अंदर डिस्टॉर्शन जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, और इस पॉइंट को हम फ्रिंजिंग फील्ड कहते हैं, जहां पर जो फील्ड है वो चार्ज एरिया के खत्म होने की वजह से थोड़ा सा बल्जिंग हो रहा है, इसको हम फ्रिंजिंग फील्ड कहते हैं, और ये नॉन यूनिफॉर्म होता है। सिमिलरली अगर हम किसी चार्ज को किसी कंडक्टर के पास प्लेस कर दें, ये हमारे पास एक कंडक्टर है और इस चार्ज को हम कंडक्टर के पास लेके आए, तो यू कैन सी के लाइन जो है वो कंडक्टर से पार नहीं हो रही, विच मीन कि कंडक्टर के अंदर जो कंडक्टर की इनसाइड है, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि कंडक्टर की जो इनसाइड है उसके अंदर चार्ज नहीं होता, वो उसकी सिर्फ सरफेस पर पाया जाता है, जिसको मजीद हम आगे भी एक्सप्लेन करेंगे। तो ये थी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अच्छा जी, आगे कुछ एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, जैसे कि फोटोकॉपियर जो है, फोटोकॉपियर एक बड़ी जबरदस्त एग्जांपल है इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक की। उसमें हमारे पास जो मेन काम करता है वो ये हमारे पास एक ड्रम करता है, ड्रम जो है वो एल्यूमिनियम का बना होता है और ये कोट किया होता है सेलेनियम से। सेलेनियम एक ऐसा मटेरियल है कि जब उस पर लाइट पड़ती है तो वो कंडक्टर बन जाता है, और जब लाइट उस पर नहीं पड़ती, अंधेरे में होता है, तो वो एक इंसुलेटर रहता है, इसको फोटो कंडक्टर कहते हैं कि लाइट जब पड़े तो वो कंडक्ट करता है और जब लाइट नहीं पड़ती तो वो इंसुलेटर रहता है। अब होता क्या, जब हम किसी पेपर को रख के उसके ऊपर से लाइट फॉल करते हैं तो इसके जो एरियाज एक्सपोज होते हैं लाइट के साथ वो सारे न्यूट्रल हो जाते हैं और वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज खत्म हो जाता है। बट जिन एरियाज के ऊपर पेपर के ऊपर कोई इमेज बना हुआ है या कोई लफ्ज लिखा हुआ है, तो वो एरियाज जो है वो सेलेनियम के ऊपर डार्क रहेंगे। इसका मतलब है कि उन डार्क एरियाज पर जो कंडक्टिविटी है वो नहीं हो रही, वो इंसुलेटर है। तो इसका मतलब है कि उन एरियाज पर चार्ज मौजूद रहेगा जैसे पेपर पे लिखा हुआ है, और वो चार्ज जो है वो जो स्याही में इस्तेमाल की जिसको टोनर कहते हैं वो भी चार्ज होती है, तो स्याही वो चिपक जाएगी इस ड्रम के ऊपर उन पॉइंट्स के ऊपर जहां पर वो चार्ज है, और जब पेपर उसके अंदर से गुजारा जाएगा तो वो स्याही पूरी प्रिंट हो जाएगी पेपर के ऊपर, और वो पेपर फिर एक जो हीट प्लेट्स है उनमें से गुजारा जाता है, हीट प्लेट में से, और वो स्याही जो वहां पर चिपक जाती है। तो इस तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक की मदद से जो हम फोटोकॉपियर को इस्तेमाल करते हैं। इस तरह जो लेजर फोटोकॉपियर है उसके अंदर प्रिंटिंग के लिए, इमेजिंग के लिए जो लेजर लाइट है वो इस्तेमाल की जाती है। लेजर जो है वो सेलेनियम का जो वो सिलेंडर है उसके ऊपर इमेज जो है इम्प्रिंट करती है और टोनर उसके साथ चिपक जाता है। इस तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो एक और एप्लीकेशन है जो इंक जेट जो प्रिंटर्स है उनके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। इसमें होता क्या है कि यहाँ से जो हमारे पास इंक जो है वो निकलती है और इसके आगे जो है वो डाइवर्जिंग फील्ड बनाए जाते हैं बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब चार्ज पार्टिकल इंक इसके अंदर से निकलती है तो आगे पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होता है, जिसकी मदद से आप उस लाइट को डिफ्लेक्ट, उस इंक की जो लाइन आ रही है उसको डिफ्लेक्ट कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ कंप्यूटर जो उसको सिग्नल प्रोवाइड करता है कि कब उस डिफ्लेक्टिंग प्लेट को करंट देना और कब नहीं देना, और उसकी मदद से स्याही जो है वो या तो गटर की तरफ जाती है या पेपर के ऊपर डायरेक्टली ड्रॉप होती है, और इस तरह कंप्यूटर जिस तरह से कमांड देता है ये स्याही आगे पीछे होकर वहां पर जो रिक्वायर्ड इमेज है वो प्रिंट कर देती है। ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक की एक बेस्ट एग्जांपल है। ओके जी, उसके बाद हम आ जाते हैं जी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए सबसे पहले तो समझे फ्लक्स क्या होता है। फ्लक्स जो होता है ये होता है कि किसी भी एरिया में से कोई भी चीज कितनी गुजर रही है। फ्लक्स मींस के फ्लो है कि एक खास एरिया में से कोई चीज जो है वो कितनी गुजरी है, उसको हम फ्लक्स कहते हैं। और अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो होता है द मेजर ऑफ द नंबर ऑफ द लाइंस ऑफ फोर्स दैट पासेस थ्रू द एरिया प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब हम कोई एरिया प्लेस करते हैं तो उस एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रही है, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस पास कर रही हैं, उसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई ई से। और यहां से हम एरिया की बात कर लें तो एरिया को हम कहते हैं वेक्टर एरिया। वेक्टर एरिया एक ऐसा एरिया है
जिसको हम प्लेस करते हैं, और ए जो है वो वेक्टर एरिया और एन जो है उसका यूनिट वेक्टर जो कि उसके परपेंडिकुलर होगा। यूनिट वेक्टर आपको पता है नॉर्मल टू द सरफेस होता है, तो यूनिट वेक्टर है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इसको हम वेक्टर एरिया कहते हैं। और फील्ड के अंदर हम इस वेक्टर एरिया को प्लेस करते हैं और जितनी लाइंस इस वेक्टर एरिया में से पास करेंगी उसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। और इसको अगर मैथमेटिकली देखें, दैट इज phi E इज इक्वल टू E डॉट A। E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड A इज द एरिया। और अगर ये तो कंडीशन है कि अगर स्ट्रेट पड़ा हो, कोई एंगल ना बना रहा हो जो वेक्टर एरिया है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। अगर कोई एरिया बना रहा हो तो हम इसको लिख देते हैं इन द फॉर्म ऑफ EA cos थीटा, और थीटा जो है यहाँ पर वो एंगल है जिस पर वो वेक्टर एरिया जो प्लेस किया जाएगा वेक्टर फील्ड के अंदर। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो बेसिकली तीन चीजों पर डिपेंड करता है। फर्स्ट वन इज द सरफेस एरिया, कि सरफेस एरिया कितना बड़ा या छोटा है। जाहिर सी बात है जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उतनी ज्यादा पास करेंगी, जितना सरफेस एरिया कम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी उतनी कम पास होंगी। इस तरह सेकेंडली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है। अच्छा याद रखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर बिल्कुल करीब करीब ड्रॉ हुई हो, नंबर्स उनके ज्यादा हो, जैसे मैं आपको यहां पर बना के दिखा रहा हूं, एक ये है हमारे पास और एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ये वाला। तो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये हमें बता रहा है कि इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तादाद जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करती है। तो सेकंड थिंग जिस पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है। अगर स्ट्रेंथ ज्यादा है तो नंबर ऑफ लाइंस भी ज्यादा होंगी, तो नंबर ऑफ लाइंस ज्यादा है तो वो उस एरिया में से पास भी ज्यादा करेंगे, विच मींस कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो ज्यादा होगा। और थर्ड चीज है जी ओरिएंटेशन ऑफ द सरफेस एरिया, कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो सरफेस एरिया उसको कैसे प्लेस कर रहे हैं। अब उसकी प्लेसमेंट के हिसाब से उस एंगल के हिसाब से हम देख लेते हैं कि कब इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिनिमम होगा और कब जब वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो मैक्सिमम होगा। जैसे कि मैंने पहले बताया कि अगर किसी एंगल पर उसको रखा जाए तो हमारे पास जो उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला बनता है दैट इज EA cos थीटा। अब लेट्स सपोज हमने उसको रख दिया है जी बिल्कुल परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर पड़ा हुआ विच मीन के इसका जो वेक्टर एरिया का वेक्टर की डायरेक्शन है वो पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, यानी कि E और A में एंगल क्या आ गया 0, तो cos 0 हमारे पास क्या हो जाएगा EA मैक्सिमम है। सेकंड केस में अब हमने उसको पैरेलल टू इलेक्ट्रिक लाइंस रख दिया। अब पैरेलल जब एरिया को रखेंगे तो A और E के दरमियान एंगल क्या बन जाएगा 90। अच्छा याद रखिए कि हम वेक्टर एरिया को अगर पैरेलल रखेंगे तो उसका जो वेक्टर है वो परपेंडिकुलर ही होगा, क्योंकि वेक्टर जो है उसके यूनिट वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। तो सरफेस अगर पैरेलल है तो वेक्टर परपेंडिकुलर होगा टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, और सरफेस अगर परपेंडिकुलर है तो जो उसका वेक्टर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होगा। तो इस चीज को कंफ्यूज आपने नहीं करना। अब हम इस केस के अंदर देखें A और E के दरमियान एंगल कितना बन रहा है 90 cos 90 0, और इस केस में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो हमारे पास क्या आ जाएगा 0, क्योंकि बहुत कम लाइंस है वो इसमें से पास करेंगी। तो इस केस में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास क्या हो जाएगा 0। अच्छा जी अगर हम बात करें जी हमारे पास कोई क्लोज सरफेस है, कोई सफियर है, तो अगर हम इसे सफियर में से देखना चाह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना गुजर रहा है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम उस पूरे सफियर को छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि पूरे सफियर को कैलकुलेट करने के लिए क्योंकि कर्व सरफेस होती है सफियर की, तो कर्व सरफेस में कितना पास करेगा उसको कैलकुलेट करने के लिए हम उस पूरे सफियर को छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड करेंगे। अब हर एक पैच जो है वो एक स्ट्रेट एरिया के तौर पर काम करेगा, एक फ्लैट एरिया के तौर पर काम करेगा। तो उस स्ट्रेट फ्लैट पैच को हम उस एक पैच को हम कैलकुलेट कर लेंगे बाय यूजिंग दिस फार्मूला E डॉट डेल्टा A, जो कि हम पहले बता चुके हैं कि फ्लक्स का हमारा फार्मूला A के लिए कैलकुलेट करने के बाद फिर हम उसको सम कर देंगे टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर द होल सरफेस। तो छोटे छोटे पैचेस का अलग अलग से कैलकुलेट करने के बाद आप उसको सिर्फ समेशन कर देंगे तो आपके पास टोटल फ्लक्स जो है वो आ जाएगा। अच्छा यहाँ पर एक और जो इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, यहाँ पे ज्यादा इसकी डिटेल नहीं है, जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। उसकी कंडीशन क्या है कि पॉजिटिव कब होगा, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पासिंग थ्रू इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस लीविंग द सरफेस। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटरिंग द सरफेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस
लीविंग द सरफेस, तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो वो जीरो है। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की किसी भी लाइन ने सरफेस के साथ इंटरेक्ट नहीं किया, बट इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटरिंग द सरफेस इज ग्रेटर देन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिटिंग द सरफेस, तो इस केस के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो वो नेगेटिव होगा। और इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटरिंग द सरफेस इज लेस देन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लीविंग द सरफेस, तो इस केस में हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अच्छा, उसके बाद हम बात कर लेते हैं जी गॉस लॉ की। ये गॉस लॉ प्रेजेंट किया था हमारे पास ये साइंटिस्ट है, उनका नाम है कार्ल फ्रेडरिक गॉस, 1777 और 1855। ये एक मैथमेटिशियन थे, साइंटिस्ट थे who contributed significantly to many fields। जैसे इन्होंने काम किया है नंबर थ्योरी के ऊपर भी, स्टैटिस्टिक्स पे भी, एनालिसिस के, डिफरेंशियल ज्योमेट्री पर, जियोफिजिक्स पर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर, एस्ट्रोनॉमी और ऑप्टिक्स पर। तो एक बड़े रिनाउंड साइंटिस्ट थे और इनकी बहुत सारी खिदमात हैं फील्ड ऑफ साइंस के अंदर, और ये फील्ड्स कुछ यहाँ पर मेंशन है, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। ओके जी, गॉसेस लॉ क्या कहता है? गॉसेस लॉ ये कहता है कि the net electric flux through a closed surface is equal to the total charge q enclosed by the surface divided by the permittivity of free space। अच्छा, इसके अंदर गॉस लॉ जो है ये रिलेशनशिप प्रोवाइड करता है बिटवीन द क्लोज्ड सरफेस, कि एक क्लोज सरफेस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास हो रहा है, और सेकंड थिंग के उसी के अंदर चार्ज कितना पड़ा हुआ है। यानी कि अब हम क्लोज सरफेस की बात करें कि अगर किसी क्लोज सरफेस के अंदर कोई चार्ज इंक्लोज हुआ पड़ा है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास होगा, वो हमें प्रोवाइड करता है गॉसेस लॉ। और ये हमें क्या कहता है कि वो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो बराबर होगा किसके, टोटल चार्ज इंक्लोज बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो इसकी अगर हम मैथमेटिकल थोड़ी सी कंडीशन बनाना चाहें तो फर्ज करें हमारे पास ये एक स्फीयर है, इंक्लोज सरफेस है, जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज जो वो प्लस क्यू हमने रखा हुआ। तो जैसे हमने पीछे कहा था कि अगर हमारे पास इस तरह की स्फेरिकल शेप आ जाए तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसको छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड करते हैं। लेट्स सपोज एक छोटा सा पैच हमारे पास ये डेल्टा ए है और इसमें से गुजरने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, चार्ज क्यू है और इसके सरफेस से जो डिस्टेंस है वो आर है। तो अब इस केस के अंदर जो इसकी मैथमेटिकल फॉर्म बनेगी, क्योंकि हमने इसको बहुत सारे छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड कर दिया, तो पहला जो पैच है उसके लिए बाय द गॉसेस लॉ हमारे पास क्या आ जाएगा, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किसके इक्वल होता है, ई डेल्टा ए के। तो इसको हम कर देंगे φ1 E1 डेल्टा A1 और इनके दरमियान एंगल क्या आ जाएगा, cos थीटा, और जीरो एंगल बन रहा है क्योंकि सरफेस जो परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइंस है। तो सरफेस का वेक्टर और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर है उनके दरमियान एंगल जीरो हो जाएगा। यहां पर देखें, ये हमारे पास एरिया है, ये उसका एरिया का वेक्टर है और जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो भी इसमें से ऐसे ही पास कर रहा है, तो इनके दरमियान एंगल क्या बन जाएगा, जीरो, क्योंकि सरफेस के सेंटर में पड़ा हुआ है चार्ज। तो इसका मतलब है कि पूरी सरफेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरेंगी वो इन छोटे छोटे पैचेस में से सारी की सारी परपेंडिकुलरली गुजरेंगी। तो एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द वेक्टर एरिया विल बिकम जीरो। तो जो फर्स्ट एरिया हम कंसीडर करेंगे, उसका जो हमारे पास फ्लक्स आ जाएगा दैट इज φ1, दैट इज E1 डेल्टा A1 और E डेल्टा A1 cos थीटा, और एंगल हमारा जीरो आ गया और हमारे पास जो फर्स्ट फ्लक्स आ गया फर्स्ट सरफेस में दैट इज E1 डेल्टा A1। सिमिलरली φ2 हमारे पास आ जाएगा E2 डेल्टा 2 एंड अप टू सो ऑन φn आ जाएगा En डेल्टा AN। तो पूरी सरफेस का फ्लक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम सारे फाइज को जमा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिग्मा सरफेस E डेल्टा A, सबको हमने सम कर दिया। अब यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो कांस्टेंट है, वो तो चेंज नहीं हो रहा, वो तो सेंटर में जितना पड़ा वो सबके लिए वही है, बट एरियाज जो है वो हमने डिवाइड किए हुए हैं। तो समेशन से हम E को बाहर निकाल देंगे क्योंकि ये यूनिफॉर्म है पूरे स्फीयर के लिए, और डेल्टा A के साथ आ जाएगा हमारे पास जो समेशन है वो आ जाएगा डेल्टा A के ऊपर। अब E की वैल्यू हमें पता है बाय द कूलम्स लॉ, Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 ओवर R स्क्वायर। तो इस E की वैल्यू को हम यहां पे पुट करेंगे तो हमारे पास इसकी जो नेक्स्ट शेप बन जाएगी दैट इज फाई E Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन 1 ओवर R स्क्वायर, और आगे समेशन में हमारे पास आ गया डेल्टा A। और अब ये छोटे छोटे पैचेस जो हमने किए थे इन सबको मिलाए तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक स्फीयर।
तो ये हमारे पास जो समीशन डेल्टा है ये पूरे सफियर का एरिया दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर को हम यहां पर प्लेस कर देंगे। तो 4 पाई आर स्क्वायर इसमें प्लेस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो हमारे पास पीछे बच जाएगा फाई इज इक्वल टू क्यू ओवर ई। और ये हमारे पास आ जाएगा बाय गॉसेस लॉ फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ अ इंक्लोज सरफेस जिसके अंदर Q चार्ज है वो इंक्लोज है, जैसे कि उसने बताया था मैथमेटिकली कि इट विल बी इक्वल टू चार्ज इंक्लोज डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो यही गॉसेस लॉ है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ इंक्लोज सरफेस जिसके अंदर चार्ज Q जो वो इंक्लोज है वो किसकी इक्वल होगा, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो इसी तरह हम इस एक सफियर के जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, क्योंकि सफियर एक क्लोज सरफेस है और उसके सेंटर में जो चार्ज मौजूद था उसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकते हैं। अब लेट्स सपोज हमारे पास एक इर्रेगुलर जो शेप है वो गिवन है, स्फेरिकल नहीं है, कोई इर्रेगुलर इनक्लोज शेप है जिसकी कोई बाकायदा शक्ल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम उसके वो भी छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड करेंगे। हर पैच जो है वो एक स्ट्रेट पैच के तौर पर काम करेगा और इस तरह हर पैच का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कुछ इस तरह से आएगा, Q1 एप्सिलॉन नॉट, Q2 एप्सिलॉन नॉट, Q3 एप्सिलॉन नॉट। अब जो एप्सिलॉन नॉट सब में से कॉमन निकाल लेंगे तो ओवरऑल जो इस तरह की जो सरफेस होगी उसका फ्लक्स क्या आ जाएगा, 1 एप्सिलॉन नॉट। और जो चार्जेस थे उनको हमने समेशन में ले लिया और इसको हम टोटल चार्ज से डिनोट करते हैं दैट इज Q ओवर E, और इसी को हम गॉसेस लॉ कहते हैं। अब गॉसेस लॉ यहां से हमें क्या बता रहा है, गॉसेस लॉ ये बता रहा है दैट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 1 ओवर एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज, 1 ओवर एप्सिलॉन टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इट। कि गॉसेस लॉ ये बताता है कि अगर किसी क्लोज सरफेस के अंदर कोई चार्ज इनक्लोज किया गया है तो उस चार्ज की वजह से इस क्लोज सरफेस में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है वो 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज होगा। और निकालने का तरीका वही है कि आपसे सरफेस को छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड करें, किसी एक पैच का जो है वो आप निकाल कर बाकी सबके लिए उसको सम कर सकते हैं। ये था जी हमारे पास गॉसेस लॉ। और अच्छा, गॉसेस लॉ की जो एक बड़ी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है, जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हुए कि जो चार्ज है वो सिर्फ सरफेस के ऊपर होता है। आपने देखा कि जो हमारे पास वो सफियर था तो सफियर के ऊपर जो चार्जेस थे वो सिर्फ उसकी सरफेस के ऊपर था जिसके अंदर हमने पैच, जब उसका अंदर वाला हॉलो एरिया था ना कंडक्टर का, वो होलो एरिया के अंदर चार्ज नहीं होता। विच मीन कि कोई भी अगर हमारे पास कंडक्टर होगा जो अंदर से होलो है तो चार्ज सिर्फ उसकी सरफेस के ऊपर पाया जाएगा, उसके अंदर वाले एरिया में चार्ज नहीं होगा क्योंकि उसके अंदर से कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस ही नहीं गुजर रही हैं। ओके जी, अब बात कर रहे हैं जी एक इन्फिनिटी शीट हमारे पास अगर हो तो उसमें से इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या गुजरेगा। अच्छा, यहां पर इसी की एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है कि अगर कोई एयरलाइन ए बस A380 है वो किसी स्टॉर्म में से पास करती है, उसके ऊपर बिजली भी गिरती है बट उसके बावजूद पैसेंजर जो वो सेफ रहते हैं, तो उसकी वजह यही है कि जो जहाज है उसका शेल है बाहर और अंदर से वो हॉलो है, तो जितना भी चार्ज अगर उसके ऊपर बिजली गिरती भी है वो उसकी सरफेस के ऊपर रहेगा, उसके अंदर हॉलो एरिया पर नहीं रहेगा। इसका मतलब ये होगा कि अगर इन केस आप किसी थंडरस्टॉर्म में फंस जाते हैं, ऊपर से बिजली गिर रही है, तो आप किसी भी मेटल कंडक्टर के सेंटर में चले जाएं, आप मेटल कंडक्टर को अगर ना छुए उसके सेंटर में चले जाए तो चार्ज जो है वो साइडों में से गुजर जाएगा, आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अच्छा जी, लेट्स सपोज हमारे पास एक इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज है जिसके ऊपर कोई चार्ज है और उसके अंदर से हमने एक सिलेंडर पास की है। अब इस सिलेंडर की 3 सरफेसेस हैं बेसिकली। एक तो सरफेस ये वाली है, एक सरफेस हमारे पास ये वाली है और एक सरफेस हमारे पास ये वाली जो इस तरह गोल कर्व सरफेस बन रही है। अब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो इसका यूनिट वेक्टर जो है इस सरफेस का ये होगा, इसका यूनिट वेक्टर ये होगा और इस ऊपर वाली सरफेस का यूनिट वेक्टर ये होगा। अब 1 बाय 1 देखें तो इस सरफेस का ये S3 हमारे पास सरफेस है, S3 की सरफेस की अगर हम बात करें तो इसमें देखें जो E और एरिया के दरमियान एंगल बन रहा है वो 90, विच मींस कि इसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो हमारे पास हो जाएगा 0। और अगर S1 की बात करें तो E और S1 के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 0, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम। इस तरह इसका भी एंगल क्या बन रहा है 0 और यहां पर भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो मैक्सिमम है। अब इसका इस पूरे सिलेंडर में से
जो चार्ज गुजर रहा है, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स गुजर रहा है, उसको हम कैसे निकाल पाएंगे? अगर हम इन सारी सरफेसेस का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसको सम कर दें तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास किसके इक्वल होगा? 1/ε0 टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज। और ये जो चार्ज है इसको हम एक और चीज में यहां पे आपको बता दूं, दैट इज चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है कि पर यूनिट एरिया पर कितना चार्ज मौजूद है। जिस तरह हम दूसरे मटेरियल की डेंसिटी लेते हैं कि पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है, इस तरह जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। ये असल में हमें बताती है कि पर यूनिट एरिया में कितना चार्ज मौजूद होगा। तो यहां से क्यू किसके इक्वल आ जाएगा? सिग्मा ए के। और इस क्यू की वैल्यू को हम इसके अंदर प्लेस करें तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके इक्वल आ जाएगा? सिग्मा ए ओवर एप्सिलॉन नॉट। अच्छा जी, अब टोटल अगर हम फ्लक्स निकालना चाह रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, तो हमें तीनों सरफेस का जो फ्लक्स है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि सिलेंडर की जो तीन सरफेस, ये S1, S2 और S3, तो इसमें हमारे पास मैक्सिमम आया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसमें भी मैक्सिमम आया था क्योंकि इनका एंगल जो है वो 0 बन रहा है विद द इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसका जो है वो आया था 0 क्योंकि ये पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड है। दैट इज व्हाई S3 का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो 0 हो जाएगा। S1 और S2 क्या हो जाएगा? E डेल्टा A, तो इज इक्वल टू फाई E, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2E डेल्टा A, और फाई E किसके इक्वल है? जो भी हमने निकाला था सिग्मा A ओवर एप्सिलॉन नॉट, और यहां से E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट R। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफिनिट शीट ऑफ चार्ज, जिसके अंदर से हमने एक जो गाउसियन सरफेस डाल के देखा कि उस जो इनफिनिट शीट ऑफ चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कितना होगा। अच्छा जी, आगे हम चलते हैं जी कि अगर हमारे पास दो पैरेलल प्लेट्स हों जो ऑपोजिटली चार्ज्ड हों, तो उसके अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करना चाहें तो फर्ज करें कि हमारे पास दो इन्फिनिट जो है वो पैरेलल प्लेट्स हैं जिनके ऊपर चार्ज है। हम इन्फिनिट इसलिए कह रहे हैं ताकि जो पीछे हमने पढ़ा था कि वो फ्रिंजिंग इसके एंड पर ना हो। जो फ्रिंजिंग हमारे पास बनती है, बल्जिंग बन जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड की एट द एंड ऑफ द प्लेट्स, वो ना हो, इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये इन्फिनिट लंबी है ये प्लेट्स। तो इन्फिनिट लंबी है तो इसका मतलब इनके दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो यूनिफॉर्म होगा। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की मेजरमेंट के लिए हम क्या करेंगे? हम इसके अंदर जो है वो एक गाउसियन सरफेस रखेंगे इन द शेप ऑफ अ क्यूब। अब इस क्यूब की अगर हम बात करें तो इस क्यूब की चार साइड्स बनती हैं। एक साइड ये है, एक साइड ये है, एक तीसरी ये और चौथी ये। अब अगर वन बाय वन हम इसके अंदर से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यूज जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज कैलकुलेट करना चाहे तो ये तो चूंकि वैसे ही आउट ऑफ द फील्ड पड़ा तो इसके अंदर से कोई इलेक्ट्रिक लाइंस पास नहीं करेंगे, मतलब इसकी तो इस साइड पर तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही नहीं। और इन दो साइड्स की बात करें तो ये दोनों साइड्स पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इनका भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो 0 हो जाएगा। तो रह गई हमारे पास सिर्फ एक ये वाली साइड जो परपेंडिकुलर है जिसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो गुजर रही हैं। तो टोटल जो इसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ गुजर रही है वो हमारे पास क्या गुजरेगी? E डेल्टा क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, और E डेल्टा हमारे पास फाई होती है। मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो टोटल चार्ज आएगा दैट इज इक्वल टू EA, क्योंकि उसकी बाकी तीनों साइड जो है वो 0 हो चुकी हुई हैं। तो हमारे पास जो टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज आएगा दैट इज EA सिग्मा एप्सिलॉन नॉट एंड E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारे पास आ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ कि अगर दो हमारे पास पैरेलल प्लेट्स हो तो उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी दैट इज E ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये आपने जो फॉर्मूलाज हैं दोनों याद रखने हैं जो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज हो तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या स्ट्रेंथ क्या होती है, और अगर हमारे पास पैरेलल दो प्लेट्स हो पैरेलल तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो क्या होती है। ओके जी, फर्दर मूव करते हैं जी। इस ये आगे एक आपके पास प्रोजेक्ट है जिसके अंदर जो है डिफरेंट शेप्स दी गई है। आप अपनी प्रैक्टिस के लिए आप इनके ऊपर जो है डिफरेंट चार्जेस डिस्ट्रीब्यूशन भी दी हुई है, इसके अकॉर्डिंग जो है वो आप एज ए असाइनमेंट जो है वो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है इन गाउसियन सरफेस की वो कैलकुलेट करेंगे। सो दैट्स इट फॉर द सेशन। होपफुली सेशन जो है वो आपके लिए बड़ा मुफीद रहा होगा। इसका जो रिमेनिंग पार्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में कैलकुलेट जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो नेक्स्ट सेशन तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।